हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपके यूपीएससी के 2011 से 2023 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। इसमें अभी तक 2023 के क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 2022 के जो कि पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के अंतर्गत 50-50 क्वेश्चन के रेशियो में कंप्लीट किया गया है। ये 2021 के पेपर हैं जिसको आपको 50-50 क्वेश्चन के अंतर्गत आपके 2 पार्ट में डिवाइड करके कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत बता दें आपको, ये आपका सेट ए है। सेट ए के अंतर्गत आपका ये प्रश्न आता है जिसमें पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। दूसरा कथन आता है कि भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार है। और तीसरा कथन आता है कि आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार या पावर आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। तो इसके अंतर्गत बताना है आपको कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो इनमें आपका पहला और तीसरा कथन सही है कि केंद्र सरकार जो है वह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति करती है और आरबीआई का गवर्नर अपना अधिकार आरबीआई अधिनियम से प्राप्त करता है। तो इसके साथ ही आपका पहला तीसरा कथन सही है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में नियोजित अनियमित मजदूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि ये सभी अनियमित मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। दूसरा आता है कि सभी अनियमित मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार है। तीसरा कथन आता है कि सरकार अधिसूचना के द्वारा यह भी निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से ही मजदूरी का भुगतान करेगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा, ये तीनों ही कथन सत्य हैं जो कि नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में सत्य है कि सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार होते हैं और सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार होते हैं। और सरकार अधिसूचना के द्वारा यह भी निर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जो कि 3rd नंबर का है कि आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की संभावना अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए आता है कि करों की दरों में के साथ ब्याज दरों में वृद्धि करना। ऑप्शन बी आता है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। ऑप्शन सी आता है कि कर को दरों में वृद्धि के साथ साथ ब्याज दर में कमी करना है। और ऑप्शन डी आता है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि आपका उत्तर कौन सा होगा। तो इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी कि यह सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना आर्थिक मंदी के समय उठाए जाना सर्वाधिक संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसके अंतर्गत दिया गया है कि अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु की बाजार मांग बढ़ सकती है। मतलब कि अन्य बातें, मतलब कि ये जो बातें दी गई हैं इनके अपरिवर्तित रहने पर भी किसी वस्तु की बाजार मांग में बढ़ सकती है। इसके संदर्भ में पहला कथन आता है कि इसकी स्थापन्य वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। दूसरा कथन आता है कि इसकी पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। तीसरा आता है कि वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होती है। और चौथा आता है कि इसकी कीमत घटती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला और चौथा कथन सत्य है, तो ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका परिवीक्षण एवं विनिमय किया जाता है। दूसरा कथन आता है कि वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। और तीसरा कथन आता है कि उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा कथन जो है सत्य है। तो इसके साथ ही केवल दूसरा जो ऑप्शन बी है वह सत्य होगा कि शहरी सहकारी बैंकों में इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकती है और उन्हें 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 नंबर का कि भारतीय सरकारी पूर्ण प्रतिबंध निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं।
ऑप्शन ए आता है यूनाइटेड स्टेट फेडरल की कार्यवाही से, दूसरा कथन आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यवाही से, और तीसरा आता है कि मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर से। तो आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट में से कौन सा सही उत्तर होगा। तो इसके अंतर्गत आपका पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड है। दूसरा कथन आता है कि कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश। तीसरा आता है कि वैश्विक निक्षेपागार या डिपोजिटरी प्राप्तियाँ। चौथा आता है कि आनेवासी विदेशी जमा। तो उपयुक्त में से किन्हें या किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किया जा सकता है या किए जा सकते हैं, तो इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सम्मिलित किए जाने वाले हैं विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीयता बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश और वैश्विक निक्षेपागार या डिपोजिटरी प्राप्तियाँ होती हैं। तो इसके साथ ही ऑप्शन ए सही होगा, जिसमें ऑप्शन ए में पहला, दूसरा, तीसरा कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 8 नंबर का कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है कि किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, पहला आता है कि विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। दूसरा आता है कि घरेलू मुद्रा को विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। तीसरा आता है व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका जो पहला सत्य कथन है वह सत्य है, क्योंकि जब मुद्रा के अवमूल्यांकन का प्रभाव होता है तो वह अनिवार्य रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है और घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को घटाती है, ना कि बढ़ाती है, और व्यापार में सुधार नहीं लाता है। तो इस कारण से आपका दूसरा, तीसरा कथन असत्य है, और क्योंकि ये बढ़ाती नहीं है, घटाती है, और ये सुधार नहीं लाता है। तो इसके साथ ही पहला कथन आपका सही होगा, दूसरा, तीसरा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9 नंबर का कि भारत में काले धन के सृजन के लिए निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए आता है कि स्थावर संपदा के क्रय और विलासितायुक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन होना। ऑप्शन बी आता है कि अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय होना। ऑप्शन सी आता है राजनीतिक दलों को बड़े चंदे एवं क्षेत्रवाद का विकास होना। ऑप्शन डी आता है कि क्रय प्रवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि होना। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इन 4 रीजन में से कौन सा एक रीजन होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि भारत में काले धन के सृजन का भारत के लिए एक मुख्य चिंता का कारण है। नेक्स्ट आता है 10 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। ऑप्शन ए आता है सार्वजनिक ऋण की चुनौती। ऑप्शन बी आता है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। ऑप्शन सी आता है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना। और ऑप्शन डी आता है बजट घाटे के वित्तीयन में के लिए नई मुद्रा का सृजन करना। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा कथन, मतलब कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन जो डी है वह सही होगा कि बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था की मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए आता है कि बैंकों में आरक्षित नकदी नीति अनुपात में वृद्धि से। ऑप्शन बी आता है बैंकों की सामयिक चलनिधि अनुपात में वृद्धि से। ऑप्शन सी आता है कि लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से। और ऑप्शन डी आता है देश की जनसंख्या में वृद्धि से। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वह सही होगा, क्योंकि लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से अर्थव्यवस्था मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर का कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है। पहला आता है विस्तारकारी नीतियाँ। दूसरा आता है इसके अंतर्गत राजकोषीय प्रोत्साहन। तीसरा आता है मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी या इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। और चौथा आता है उच्च क्रय शक्ति। और पाँचवा आता है बढ़ती ब्याज दर। तो इसके अंतर्गत बताना है आपको कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसके अंतर्गत आपका पहला, दूसरा और चौथा कूट जो है वह सत्य है। तो इसके साथ ही ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि खुदरा निवेशक डीमेट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल या ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा आता है कि बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान या नेगोशिएट डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सर्वोत्कारी प्रतिभूति का
व्यापारिक मंच है। तीसरा आता है कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। तो भारत के संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा जो कथन है वह सत्य है, तो इसके साथ ही ऑप्शन बी होगा कि खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल या ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। और दूसरा कि बातचीत से तय लेन देन प्रणाली ऑर्डर मिलान भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच प्रदान करता है, इसके संदर्भ में आता है। तो ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट आता है 14 नंबर का कि वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि यह जल स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है। दूसरा आता है कि यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। तीसरा आता है कि इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संपत्ति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना होता है। तो आपको बताना है कि वाटर क्रेडिट के संदर्भ में कौन से कथन सही है। तो इसके अंतर्गत पहला और तीसरा कथन जो है वह सत्य आता है कि इसमें जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्तीय साधनों को लागू करता है तथा इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों की सहायता के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। तो ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 नंबर का कि भारत में अंतिम उधारदाता या लेंडर ऑफ लॉस्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः क्या सम्मिलित है। पहला आता है कि अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। दूसरा आता है कि अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। तीसरा आता है कि बस्ती के घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना होता है। तो इनमें से कौन सा कूट सही होगा। तो इनमें आपका जो दूसरा कूट है वह सिर्फ सही है और आपका पहला तीसरा गलत है कि अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना होता है जब अंतिम उधारदाता या लेंडर ऑफ लॉस्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के रूप में जब भारत कार्य करता है तब। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 16 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए R2 व्यवहार संहिता या R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस साधन उपलब्ध कराती है। ऑप्शन ए आता है इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि में से विश्वसनीय व्यवहार। ऑप्शन बी आता है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिकी प्रबंधन। ऑप्शन सी आता है निम्नीकृत भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार। ऑप्शन डी आता है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। तो इसके अंतर्गत बताना है आपको कि कौन सा कथन सही होगा, मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए सही होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार होता है। नेक्स्ट आता है कि ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है। पहला आता है कि वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। दूसरा आता है कि ताम्रमल या कॉपर स्लेग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन या लीचिंग का कारण बन सकता है। तीसरा आता है कि वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा जो कूट है वह सत्य है कि ताम्र कॉपर स्लेग या ताम्रमल पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन या लीचिंग के कारण बन जाते हैं और वे सल्फर डाइऑक्साइड के एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त हो सकते हैं। तो इसके कारण आपका ऑप्शन बी होगा। दूसरा और तीसरा कथन इसमें सत्य है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भट्टी तेल या फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि यह तेल परिसकरणियों या रिफाइनरी का एक उत्पाद है। दूसरा आता है कि कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा या पावर उत्पादन के लिए करते हैं। और तीसरा आता है कि इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका जो कथन है तीनों ही सत्य हैं कि तेल रिफाइनरी एक उत्पाद है। दूसरा आता है कि कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं और इसके उत्सर्जन उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन डी होगा जिसमें आपके 1, 2, 3 तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर का जिसमें दिया गया है कि ब्लू कार्बन क्या है। ब्लू कार्बन क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है कि यह महासागरीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगीत कार्बन। ऑप्शन बी आता है कि वन जब मात्रा या बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन। ऑप्शन सी आता है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन और ऑप्शन डी आता है वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन ए है कि महासागरीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रगीत कार्बन ब्लू कार्बन के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। इसमें पहला आता है फर्न, दूसरा आता है लाइकेन, तीसरा मॉस, चौथा छत्रक या मशरूम होता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा मतलब लाइकेन और मॉस जो है वह मृदा विहीन सतह पर भी जीवित रहने की इनकी संभावना सर्वाधिक रहती है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। ऑप्शन ए आता है कांग्रेस ग्रास, ऑप्शन बी एलिफेंट ग्रास, ऑप्शन सी लेमन ग्रास, ऑप्शन डी आता है नट घास। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी है कि यह लेमन ग्रास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि कॉपीपोड, दूसरा आता है साइनोबैक्टीरिया, तीसरा आता है डाइटम, चौथा आता है फोरामिनिफेरा। तो उपयुक्त में से कौन जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पाद होते हैं। तो इनमें बताना है कि इनमें से कौन से जीव हैं जो प्राथमिक उत्पाद होते हैं। तो इसमें आपके साइनोबैक्टीरिया और डाइटम जो होते हैं वह प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। तो इसके कारण आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन के निम्नलिखित प्राणियों का विचार कीजिए। पहले प्राणी आते हैं जाहक या हेजहोंग, दूसरे आते हैं सेल मूषक या मार्मोट, तीसरे आते हैं वज्रसल्क या पेंगुलिन। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने शुभिद अंगों की रक्षा करते हैं। तो इसमें आपका जो एक आता है जाहक या हेजहॉग होती है, दूसरी आती है पेंगुलिन जो कि अपने आकार को ऐसे इस तरीके से गेंद के आकार में मोड़ लेती है, एक सल्की के तौर पर रहती है। तो ये अपने आकार को मोड़ लेती है। नेक्स्ट तो ऑप्शन डी होगा। तो पहला तीसरा इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 24 नंबर का कि वनों में न्यूयॉर्क घोषणा या न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला कथन आता है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। दूसरा कथन आता है कि इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय सीमा या समय रेखा का समर्थन किया गया। तीसरा आता है कि यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। चौथा आता है कि यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है। पांचवा आता है कि भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका पहला, दूसरा और चौथा कथन है वह सत्य है। तो इसके साथ ही ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25 नंबर का कि तंत्र का अपह्रास या न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं। पहला आता है मोटर गाड़ी के ब्रेक से, दूसरे आते हैं मोटर गाड़ी के इंजन से, तीसरे घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव से, चौथे आते हैं बिजली संयंत्र से और पाँचवें आते हैं टेलीफोन लाइन से। तो आपको बताना है कि यह कौन कौन से होंगे। तो इसके अंतर्गत जो आपके पाँचों दिए गए हैं पाँचों ही सही हैं। तो इसके साथ ही ऑप्शन डी होगा जिसमें पाँचों कथन आपके सत्य हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन जो कि आपका 26 नंबर का है, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी या फिल्टर फीडर होता है। ऑप्शन ए आसल्कमीन कैटफिश, ऑप्शन बी अष्टभुज या ऑक्टोपस, ऑप्शन सी सीप या ऑयस्टर होता है, ऑप्शन डी हवासिल या पेलिकन होता है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा कि सीप या ऑयस्टर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर का कि निम्नलिखित भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य कारण है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए आता है कार्बन चक्र, ऑप्शन बी आता है नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन सी आता है फास्फोरस चक्र, ऑप्शन डी आता है सल्फर चक्र। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी है। सी इसका उत्तर है। इसमें आपका जो फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र है दोनों अवसादी प्रकृति के होते हैं, लेकिन इनमें ये जो सल्फर चक्र है इनमें दोनों ही दो अवस्थाएं होती हैं, एक गैसीय और स्थलीय। इसमें दो तरीके की अवस्थाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपराहारी या डेट्राइटिव होता है। पहला आता है केचुआ, दूसरा जेलीफिश, तीसरा आता है सहस्त्रपादी या मिलीपीड, चौथा आता है समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स, पाँचवा आता है कास्टियूका या वुडलाइस। तो नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करना है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपका पहला, तीसरा और पाँचवा कथन इसके अंतर्गत सही होगा। तो इसका ऑप्शन सी आएगा कि केवल 1, 3, 5 जो अपराधारी जीव होते हैं वह आते हैं केचुआ, सहस्त्रपादी या मिलीपीड और कास्टियूका या वुडलाइस आता है। इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर का कि UNEP
द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है। ऑप्शन ए आता है संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। ऑप्शन बी आता है कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए। ऑप्शन सी आता है सरकार को अपने दरों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए। ऑप्शन डी आता है कि किसी इकाई समय में विश्व में जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन के लिए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका उचित होगा। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन ए उचित होगा कि संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के लिए कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक का विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 30 नंबर का कि निम्नलिखित में से या समूहों में से इनमें से ऐसी जातियां बताइए जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। पहला आता है नाइडेरिया, दूसरा आता है कवक या फंजाई, तीसरा आता है आदि जंतु या प्रोटोजोआ। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कूट सही होगा। तो इसके अंतर्गत आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो तीनों हैं वह तीनों ही आपके अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 नंबर का कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है इसके अंतर्गत कि यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा आता है कि यह भारत में एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा आता है कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आता है कि इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो उपयुक्त कथनों में से आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें पहला और चौथा जो कथन है वह सत्य है कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर या कच्छपा घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है और इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ऑप्शन ए आता है धोलावीरा, ऑप्शन बी आता है कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी रोपड़। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन ए है कि धौलावीरा में उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध था और बांधों के निर्माण के लिए एक संबद्ध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 नंबर का कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या कारखाने स्थित थे। पहला आता है भरूच, दूसरा चिक्काकोल, तीसरा त्रिचोलीपोली। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको सही कूट की पहचान करनी है। तो इसमें आपका जो पहला वाला है भरूच है वह सही है। तो ऑप्शन ए आएगा, केवल एक होगा। नेक्स्ट आता है 34 नंबर का कि गुप्त वंश के पतन को लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। पहला आता है मगध के गुप्त का, दूसरा मालवा के परमार का, तीसरा थानेश्वर के पुष्यभूति का, चौथा कन्नौज के मौखरी का, पांचवा देवगिरी के यादव का और छठा वल्लभी के मैत्रक का। तो नीचे दिए गए कूट में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कूट सही है। तो इसमें जो आपका कूट है वह बी सही है, क्योंकि इसमें जो आपके गुप्त वंश के पतन के लेकर 7वीं शताब्दी तक हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में मगध के गुप्त भी रहे थे, फिर आपके थानेश्वर की पुष्यभूति और कन्नौज की मौखरी और वल्लभी के मैत्रक, इसके अंतर्गत ये 4 प्रमुख शासक रहे थे, राज्यों ने शासन किया था। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन 35 नंबर का कि पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों में निपुण थीं। पहला आता है कुश्ती, दूसरा आता है ज्योतिष शास्त्र, तीसरा लेखाकरण और चौथा आता है भविष्यवाणी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कूट सही है जिसमें विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं किन किन क्षेत्रों में निपुण थी। तो इसके अंतर्गत आपके चारों क्षेत्र होंगे, क्योंकि कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी चारों ही में विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं निपुण थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36 नंबर का कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए आता है कि पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। ऑप्शन बी आता है कि पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया।
ऑप्शन सी आता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। ऑप्शन डी आता है कि मैडम बिलातवस्की तथा कर्नल ऑलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो इसके अंतर्गत बताना है आपको कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा, मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें ऐतिहासिक स्थल और ख्याति का कारण दिया गया है। तो इसमें आपको सही सुमेलित करके बताना है। पहला आता है बुर्ज होप शैलकृत देव मंदिर, दूसरा आता है चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला और तीसरा आता है गणेश्वर ताम्र कलाकृतियाँ। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सुमेलित है? तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा जो है वह सुमेलित है, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज़्म में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। दूसरा आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान का अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी। और तीसरा आता है कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुँचा था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका केवल एक कथन जो है वह सत्य है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 39 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ या ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। दूसरा आता है कि संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। तीसरा आता है कि गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के मौज का अनुष्ठान किया जाता है। तो इसके अंतर्गत बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें पहला और तीसरा कथन जो है वह सत्य है कि इसमें संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ या ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और इन्होंने गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया हुआ था। तो पहला और तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40 नंबर का कि प्राचीन भारत के संदर्भ में इतिहास में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन आता है कि मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दयाभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। दूसरा कथन आता है कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति के अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दयाभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे। तीसरा इसमें दिया गया है कि मिताक्षरा व्यवस्था किसी भी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामले पर विचार कर सकती है, जबकि दयाभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों की संपत्ति संबंधी मामले पर विचार करती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें दूसरा कथन जो है वह सत्य है, तो केवल बी जो ऑप्शन आएगा आपका सही होगा कि मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि प्राचीन भारत के इतिहास में भावभूति, हस्तमल्ल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे। तो ये क्यों प्रसिद्ध थे, इसके अंतर्गत बताना है। ऑप्शन ए ये जान साधु थे, ऑप्शन बी नाटककार थे, ऑप्शन सी मंदिर वास्तुकार थे और ऑप्शन डी दार्शनिक थे। तो ये प्रमुख क्या थे, ये नाटककार थे, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 नंबर का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई। दूसरा कथन आता है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थलों का प्रावधान किया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसके अंतर्गत बताना है। तो इसमें आपका जो कथन है वह दूसरा सत्य है, पहला कथन गलत है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43 नंबर का कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन आता है कि AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। ऑप्शन बी आता है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। ऑप्शन सी आता है कि 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग दिया। ऑप्शन डी आता है कि क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो इसके अंतर्गत बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है कि 8 अगस्त 1942 को AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44 नंबर का कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतिका सॉन्ग्स फ्रॉम परिजन से संबंधित है। ऑप्शन ए आता है बाल गंगाधर तिलक,
ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी और ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन सी है कि यह जो सॉन्ग था वह मोहनदास करमचंद गांधी जी का था। नेक्स्ट आता है कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है। तो इसमें आरोही क्रम बताना है। तो इसमें आपका आरोही क्रम में ऑप्शन ए सही है, क्योंकि परगना, सरकार और सूबा, ये पहले नंबर पर परगना आता है, यानी फिर उसके ऊपर सरकार आता है, फिर उसके ऊपर एक सूबा होता है। तो इस तरीके से ये व्यवस्था चलती है, जो कि एक आरोही क्रम में आता है। नेक्स्ट क्रम में आता है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थे, जो बाद में बेंथुल फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगे। तो ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी होगा कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट आता है कि औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। तो इस ऑप्शन ए आता है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, ऑप्शन बी 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में, ऑप्शन सी संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में, ऑप्शन डी आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यह जो शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों को आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में जाना जाता है, याद किया जाता है। अब आता है 48 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन आता है कि हैदराबाद राज्य में आरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा आता है कि विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ। तीसरा आता है कि रोहिलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ। तो उपयुक्त कूट में से कौन सा कूट सही है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा जो कूट दिया गया है वह सत्य है कि हैदराबाद राज्य में से आरकोट की निजामत का उदय हुआ, दूसरा विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। तो ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए आता है कि अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। ऑप्शन बी आता है कि सांची स्तूप चंबल नदी घाटी में स्थित है। ऑप्शन सी आता है पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। और ऑप्शन डी आता है कि अमरावती स्तूप गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। तो इसके अंतर्गत जो आपका उत्तर है वह ऑप्शन ए होगा, क्योंकि अजंता गुफाएं बाघोरा नदी घाटियों में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 नंबर का, जो कि इस श्रृंखला का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आता है कि यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। दूसरा कथन आता है कि पाकिस्तान की संविधान सभा ने यह मांग रखी कि राष्ट्रभाषाओं को बांग्ला को सम्मिलित किया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका जो दूसरा कथन है वह सत्य हो और पहला वाला गलत है कि पाकिस्तान संविधान सभा ने यह मांग रखी थी कि राष्ट्रभाषाओं को बांग्ला में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी होगा, केवल 2 सत्य होगा। यहाँ पर यह प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में आगे के जो जितने 50 क्वेश्चन बचे हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको PDF प्राप्त होगी। और भी जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उन सभी की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगी। धन्यवाद।